गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हमने ह्यूमन फिजियो का सारा वीडियो बना दिया है, सिर्फ एक बचा रह गया था जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, या तो एनसीईआरटी के हिसाब से नाम बताए तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका वीडियो मैं एकदम डिटेल बना रहा हूं और जो मैंने क्लास में लिखवाया है एकदम सेम वही वर्ड्स रहेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और जो लोग बाहरी लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए पीडीएफ लिंक में रहेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वही पीडीएफ सीधा इसमें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं पीडीएफ लगा रहा हूं इसमें, और पीडीएफ से एक पेज पढ़ा जाए, कुछ छूटेगा नहीं, जितना भी लंबा वीडियो हो कोई बात नहीं। ये वन शॉट तो है लेकिन बाबू फुल डिटेल वीडियो होता है, आपको पता है। पिछला वीडियो मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बनाया था और आपने देखा होगा कि उससे कितना फायदा टेस्ट में बच्चों को मिला था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि प्लांट फिजियो का दोनों चैप्टर बन सका है, और एनिमल फिजियो में आपका एक बचा हुआ था, बाकी सब 5 चैप्टर का बन चुका है। तो ये आपके सामने ये वीडियो है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके सेल्स, कोई भी अपने जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको कुछ काम करना होता है। उस काम को करने के लिए हमें हमारा जो ब्रेन है वो उनको इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है कि तुम ये काम करो, और अगर तुम ये काम करो, उसको मतलब कोई भी काम करना हो तो इंस्ट्रक्शन देगा। और इंस्ट्रक्शन देने के लिए 2 तरीके होते हैं। जैसे यहां पे इस कमरे में अगर आप देखें तो अगर आप बोर्ड का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है। तो बोर्ड का स्विच जो है, मतलब वो स्विच और जो पंखा है उसके बीच में कुछ तार बिछे हुए हैं। तो तार क्या है? कनेक्शन है, यानी ब्रेन। उसी तरह से ब्रेन जितने भी टिश्यू है, सेल्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए 2 तरीके यूज करता है। पहला तार वाला मेथड, जिसे हम नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल सिस्टम, यानी कि हार्मोन्स को भेज करके, केमिकल्स को भेज करके वो कहता है जाओ, जहां न्यूरॉन नहीं पहुंच पा रहे, जहां नर्वस सिस्टम नहीं है, वहां पे तुम जाके पहुंचाओ। ठीक है ना। तो हम कहते हैं जो ये सिस्टम चल रहा है ऑर्डर वाला, है ना, प्रोसेसिंग का, ऑर्डर का, ये सब 2 सिस्टम मिलकर मेंटेन करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। गॉट इट ना। हमने इसके पहले न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छा। उसमें बच्चों ने बोला था बहुत अच्छा उनको समझ में आया, पहली बार उनको सब समझ में आया था। ठीक है, तो ये भी मैं कोशिश करूंगा पूरा अच्छा रट जाए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें चीजें याद करने वाली हैं। मैं उनको एकत्रित कर दिया हूं, आपको आसानी होगी पढ़ने में। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखें, यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का पहला लाइन कह रहा है, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि जहां पे नर्वस सिस्टम नहीं जा सकता वहां पे जाता है केमिकल। कौन जाता है? केमिकल जाता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन। ध्यान से सुनना बाबू, हम जो केमिकल वाला जो मेथड है जिससे ट्रांसफर हो रहा है ऑर्डर मैसेज, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन लेकर भी समझ में आ जाएगा आपको मतलब क्या है इसका। ध्यान से देखना, न्यूरल सिस्टम अगर है तो वहां पे नर्व्स होते हैं, नर्व्स इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। तो वही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन पासेस एज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अलोंग नर्व फाइबर। यहां पे केमिकल्स के द्वारा जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन कह सकते हैं। अब देखिए, रैपिड, ये बहुत फास्ट होता है, करंट का स्पीड बहुत फास्ट होता है, तो ये भी रैपिड होगा, फास्ट होगा। ये बाबू केमिकल है, टाइम लगेगा डिफ्यूज होने में, स्लो ट्रांसमिशन है। यहां भी देखेंगे तो रेस्पॉन्स इज फास्ट, रेस्पॉन्स तो फास्ट लेकिन काफी इफेक्टिव नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है बस। यहां पे रेस्पॉन्स तो स्लो है लेकिन बाबू लॉन्ग लिव, काफी देर तक इफेक्ट रहता है। समझ गया ना। तो ये दोनों, ये मैंने आपको अंतर बताया। और एनसीईआरटी ने लिखा है बाबू कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए हम ध्यान से देखते हैं आगे। बाबू अब आता है एक टॉपिक, ग्लैंड। क्या टॉपिक का नाम है? ग्लैंड। बाबू ग्लैंड क्या है? देखिए, ग्लैंड होता यह है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स या टिश्यू जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। एक ऑर्गन है जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है जो सिक्रीटरी सेल्स रखता है, यानी कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, उनको हम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। चलिए ध्यान से देखें ग्लैंड के बारे में। यहां पे देखिए, ऑर्गन रिलीज सम सब्सटेंसेस व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हम प्यार से बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। ये 2 तरह के हो सकते हैं बाबू, एक हो सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से दोनों को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं? 2 तरह के। एकदम एनसीईआरटी ले लो और एकदम एक कॉपी ले लो, ठीक है ना। नोट्स जो भी लिखा है ले लो, नहीं तो फिर जो नहीं लिखे वो सादा ले लें, बैठ के लिखें, चीजों को छोटे छोटे रफली लिखें। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये ग्लैंड है, ये ब्लड वेसल है,
तो ग्लैंड और ब्लड वेसल्स, देखो ये ग्लैंड है ना, अपना जो भी सिक्रेट कर रहा है ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्ट सिक्रेट कर रहा है, इसे हम बोलेंगे एंडोक्राइन। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन। मतलब बिना किसी डक्ट, इनके बीच में कोई भी डक्ट नहीं है, कोई भी पाइप नहीं है, बिना पाइप पे सीधा सिक्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और उसे कहलाते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? और मोस्ट ऑफ द ग्लैंड इन आवर बॉडी इज एंडोक्राइन। हमारे बॉडी में जो 90% से ऊपर जो ग्लैंड है वो क्या है? एंडोक्राइन है। अब देखिए दूसरा आता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि डक्ट, मतलब विथ डक्ट, यानी कि ये ग्लैंड है, ये ब्लड वेसल है, इसमें कुछ सिक्रेट कर रहा है, तो डक्ट बीच में एक पाइप प्रेजेंट होगा, उस पाइप के रास्ते। तो अगर डक्ट के साथ है, डक्ट जाकर के खुल रहा है ब्लड वेसल्स में, तो हम बोलेंगे क्या? कि एक्सोक्राइन है। रिलीज इट्स सिक्रीशन विथ डक्ट। ठीक है बाबू, देखिए हम लोग का ये परंपरा रहा है एनसीईआरटी का कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है। ह्यूमन के पढ़ने से पहले हम कुछ कीड़े मकोड़ों या इनवर्टिब्रेट और या फिर अदर वर्टिब्रेट के बारे में जानते हैं। तो देखिए छोटी सी बात यहां जाननी है कि इनवर्टिब्रेट्स के पास बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन होता है, लेकिन होता जरूर है वेरी सिंपल एंडोक्राइन, और वर्टिब्रेट में यही वेल डेवलप्ड होता है। वही हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं सब लोग एक एक चीज। अब देखिए हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा मतलब अच्छा, हार्मोन के बारे में भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। हार्मोन का एक डेफिनेशन है बाबू, नॉन न्यूट्रिएंट, है ना? क्या है ये? नॉन न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब क्या है? इससे हमें आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा। दूसरा, इंटरसेलुलर, एक ग्लैंड से निकला दूसरे सेल पे एक्ट किया, तो दो सेल के बीच में काम कर रहा है, तो इंटरसेलुलर बोल दिया। क्या बोल दिया? इंटरसेलुलर। एंड ट्रेस अमाउंट, तो तीन वर्ड याद रखेंगे, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेलुलर और ट्रेस अमाउंट, है ना? ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में, तो याद रखेंगे। अब देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ध्यान से देखें, अब इसको शुरू करते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ध्यान से इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम दो तरह का हो सकता है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक क्या हो सकता है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब समझते हैं बाबू। देखो एक ग्लैंड है, मैंने कहा ग्लैंड, उसका काम ही है ना बस क्या सिक्रेट करना? कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रेट करना। ठीक है, एक ग्लैंड है, उसका काम है हार्मोन को सिक्रेट करना, तो सिक्रेट करेगा और कुछ काम नहीं है। उसमें जो सेल्स है ना इकट्ठे प्रेजेंट होंगे ग्रुप में, क्लस्टर के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन मान लेते हैं लिवर है, ठीक, लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। सेकेंडरी काम ये भी है कि चलो बाइल सिक्रेट कर देते हैं, तो वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड हो गया। यानी कि एक काम कुछ और है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी काम क्या है उसका? प्राइमरी कुछ और काम है, लेकिन सेकेंडरी काम है उसका कुछ ना कुछ रिलीज करना, यानी हार्मोन को सिक्रेट करना। उसको हम बोलेंगे क्या? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। और उसमें सेल ना इकट्ठे नहीं होती है, थोड़ा इधर होगा थोड़ा उधर होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख ध्यान से दिया है क्या? हाँ ओके, तो याद रखो यार, जितने एनसीईआरटी में हम पढ़ने वाले हैं सब ऑर्गेनाइज्ड, अभी सब नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी आएगा आगे। देखिए रिलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब हम शुरू करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर पिट्यूटरी, लेकिन उससे पहले हम देख लें पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में क्या रिलेशन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले समझा देते हैं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए आपका है हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ध्यान से देखना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये। अब देखो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है इसके नीचे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होंगे, एक है बाबू आपका पोस्टीरियर लोब, और एक ये बड़ा वाला मोबाइल जो दिख रहा है बाबू, ये है आपका एंटीरियर लोब। ठीक है, देखो ये हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये दोनों को कंट्रोल करेगा। किसको? दोनों को कंट्रोल करेगा। एक को हार्मोन रिलीज करके कंट्रोल करेगा, हम कहें केमिकली कंट्रोल करेगा, और एक को नर्व्स के द्वारा कंट्रोल करेगा। यानी कि हम कहते हैं, ध्यान से सुनो, फिर से सुनना, कि ये हाइपोथैलेमस आदेश देगा पिट्यूटरी को कि तुम ये करो, तुम ये करो। यानी कि पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ने क्या किया? कुछ केमिकल रिलीज किए, कुछ हार्मोन रिलीज किए, जो कि आदेश देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम जा करके ये रिलीज करवाओ। ठीक, तो हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रेगुलेशन, है ना? तो हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, केमिकल रिलीज करवा के, केमिकली कंट्रोल कर रहा है। अब देखो ध्यान से, ये हाइपोथैलेमस है, इससे न्यूरॉन्स निकले हैं। यहां पे जो स्पेशल न्यूरॉन होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। वो क्या करते हैं? न्यूरॉन्स मॉडिफाइड हैं कि देखो यहां से दो हार्मोन बनते हैं,
दो हार्मोन बनेंगे ऐसे, जो सीधे भेज दिए जाएंगे किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक होता है ऑक्साइटोसिन, अभी सब दिखाएंगे, बस अभी सुनो। एक होता है ऑक्साइटोसिन और दूसरा होता है एडीएच। तो ये दोनों बनते कहां है, सिंथेसिस कहां होंगे, सिंथेसिस कहां होगा बाबू, हाइपोथैलेमस में। और एक्ट कहां करेगा, रिलीज कहां होगा, रिलीज होगा कहां पे, रिलीज कहां होगा बाबू, ये होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का, रिलीज कहां हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है बाबू। चलिए तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है बाबू कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। मैंने कहा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, क्योंकि नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जैसे रिलीजिंग हुआ और इनहिबिटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, किससे, कैसे कर रहा है बाबू, कैसे कर रहा है, केमिकल रिलीज करके। अगर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, यानी कुछ रिलीज करवाना है, देखो ध्यान से, अगर पिट्यूटरी से कुछ रिलीज करवाना है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ रिलीज करवाना है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जैसे कि जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन जब तक रिलीज नहीं होगा हाइपोथैलेमस से, तब तक बाबू क्या नहीं बनेगा, तब तक एलएच और एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं बनेगा। दूसरा, इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज करता है, यानी कि मान लेते हैं ग्रोथ हार्मोन है, वो रिलीज कहां से होता है, वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। अगर मान लो हमको ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज करवाना है, बंद करवाना है, तो तुरंत आदेश देगा हाइपोथैलेमस, लेकिन आदेश बोल के तो दे नहीं सकता है, वो रिलीज करवाएगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। वो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो जाएगा और स्टॉप करवा देगा किसको, समझ गए ना। चलिए अब आगे देखें। अब देखिए, जो रिलीजिंग हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है, वो पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सिस्टम। जैसे कि यहां पे ध्यान देखें, ये है हाइपोथैलेमस और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और यहां पे होता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम बाबू जो कैपिलरी शुरू और कैपिलरी पे खत्म होता है। तो पोर्टल सिस्टम से फिर कहां जाएगा, कहां जाएगा बाबू, यस, एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। अब हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ खोलते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखें सब लोग। ठीक है, अब देखिए बाबू, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलेशन क्या जो दिखाया था एनसीईआरटी में, जो डायग्राम है, ध्यान से देखें सब लोग। ये है बाबू आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल, ठीक। अगर ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल सीधा हार्मोन बना करके ट्रांसफर कर देगा पिट्यूटरी को, तो वो किसको करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो अब नर्वस सिस्टम सीधे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूरल, कि हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये दो हार्मोन बनाता है, एडीएच और ऑक्साइटोसिन, और दोनों को सीधे भेज देता है यहाँ पे। अब देखिए कहानी इसकी, ये भी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ही हैं, लेकिन ये सबसे पहले इसको भेजता है कहाँ पे, एक पोर्टल सिस्टम के पास। अब पोर्टल सिस्टम पे हार्मोन एक्ट करता है और फिर यहाँ से इसको रिलीज करवाता है, कहाँ, नए नए हार्मोन्स रिलीज करवाता है, किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ये वही लिखा है मैंने। अब देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में ध्यान से दिख रहा होगा सबको एकदम अच्छे से, ठीक है, एकदम देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हाइपोथैलेमस शुरू करते हैं। पहला जो है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है। तो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, फोर ब्रेन का हमारा एक पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट, जिसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और आपका थैलेमस होता है, इसको डायनसेफेलॉन बोलते हैं। तो ये याद रखना लोकेशन। देखिए बाबू, जितने भी ग्लैंड पढ़ेंगे उसका लोकेशन याद रखना है आपको, और उस ग्लैंड से क्या रिलीज होता है हार्मोन, ये याद रखना है। वो हार्मोन के कम रिलीज होने पे क्या बीमारी होगी और ज्यादा रिलीज होने पे क्या बीमारी होगी, ये याद रखना है। अब ध्यान से देखिए,
इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट है। इट कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कंटेन करता है, जो रिलीज करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल ना, वही थोड़े से क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई, और इनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में बात करें एकदम डिटेल में, ध्यान से देखना, दिख रहा होगा सबको। देखिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक होता है बाबू रिलीजिंग, क्या होता है, क्या होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। स्टिमुलेट यानी कि अगर ऐसा हार्मोन जो कि निकल रहा है कहां से बाबू, ऐसा हार्मोन जो निकल रहा है हाइपोथैलेमस से और जा रहा है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, है ना, और उससे कह रहा है कुछ ना कुछ रिलीज करो तुम, उसे बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन। एग्जांपल में है जीएनआरएच, जिसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और याद रखना इससे क्या रिलीज होगा, जब ये जीएनआरएच रिलीज होगा और पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो वहां से रिलीज करवाएगा एलएच और एफएसएच, और ये दोनों है ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स। तो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन जीएनआरएच। उसी तरह से होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन लिखा, इनहिबिट या स्टॉप सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, यानी कि अगर कुछ रुकवाना है उसके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से। जैसे एग्जांपल दिया है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और जाकर के एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। बस खत्म। अब देखिए वही लिखा है जो मैंने बोला, लिखा है कि जीएनआरएच एंड सोमैटोस्टैटिन बोथ ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पास थ्रू एक्सॉन, न्यूरॉन का जो एक्सॉन लंबा वाला पार्ट है, एंड री रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग एंड रीचेस टू पिट्यूटरी एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है, यानी कि आपको कुल मिला के याद रखने हैं फिलहाल अभी तक के लिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो हैं, एक रिलीजिंग है बाबू और एक क्या है, इनहिबिटिंग। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये इतने सारे हार्मोन रिलीज करता है, इतने सारे कि जिससे मैक्सिमम बॉडी की चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड है, देखो ध्यान से, लोकेटेड इन बोनी कैविटी, इसे बोलते हैं सेला टर्सिका, याद रखो। ठीक है, हमारे हेड में एक कैविटी है बोन की, उसे बोलते हैं सेला टर्सिका, एंड अटैच स्पेनोइड से, जो अटैच होता है स्पेनोइड से, एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाक, है ना, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टाक के द्वारा। अब देखो अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, एनाटॉमिकली देखा जाए तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में बंटता है, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या है, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो ध्यान से, एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर दो पार्ट में बढ़ता है, एक पार्स डिस्टैलिस और एक पार्स इंटरमीडिया। और बाबू जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसका एक ही रीजन होता है, जिसका नाम है पार्स नर्वोसा। फिर से देखेंगे, जो पोस्टीरियर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। और आपका जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसका एक पार्ट है पार्स नर्वोसा। ध्यान से देखें, पार्स डिस्टैलिस को ही हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया को बोलते हैं मिडिल पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी क्यों कहते हैं, इसकी कहानी थोड़ी सी आगे है, समझाते हैं। देखें ह्यूमंस में क्या होता है, ध्यान से देखना, in humans the pars intermedia is almost merged with pars distalis। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो देखो एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट में बटा होता है, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस। दोनों आपस में इतने ज्यादा मतलब कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, दोनों आपस में एकदम जुड़े होते हैं और ऐसे जुड़े होते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए हम कह देते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस को ही कह देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्यों एंटीरियर पिट्यूटरी किसको कहते हैं, बेसिकली पार्स डिस्टैलिस को। तो पार्स डिस्टैलिस और इंटरमीडिया एक हो गया, इसीलिए हम एंटीरियर पिट्यूटरी किसको कह देते हैं बाबू, याद रखना, एडिनो हाइपोफाइसिस को। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है एडिनो हाइपोफाइसिस। देखो एडिनो हाइपोफाइसिस, इसमें है पहला पार्स डिस्टैलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस को हम बोल रहे हैं क्या, फिलहाल के लिए ऐसे ही, एंटीरियर पिट्यूटरी। बाबू ये 6 तरह के हार्मोन रिलीज करवाएगा। पहला जीएच का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान देखना, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है पीआरएल,
PRL का फुल फॉर्म क्या है? प्रोलैक्टिन। तीसरा क्या है? ACTH। ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। TSH का फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है सीधे कि ACTH का फुल फॉर्म क्या है, TSH का फुल फॉर्म क्या है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग, याद रखना। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, याद रखना 6 हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से, किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से, या तो आप कह दो पार्स डिस्टाइलिस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से या पार्स डिस्टाइलिस से। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। गिनो। पहला GH, बोलो GH, ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन को देखो, GH, हाँ, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा PRL प्रोलैक्टिन। तीसरा ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तीसरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा था ये, यानी थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाएगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को बढ़ावा देगा, फॉलिकल्स को रिलीज करवाएगा, फॉलिकल्स को डेवलप करवाएगा, हम देखेंगे आगे। LH दोनों का फंक्शन मेल में भी होता है और फीमेल में, दोनों याद रखेंगे हम लोग। इनको बोलते हैं दोनों को गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, 6 हार्मोन हो गए। अब बचा आपका पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन निकलता है इसको बोलते हैं MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि मिलेनोसाइट सेल्स को ये एक्टिव करेगा। क्या करेगा हम आगे देखेंगे। इनको हम ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। सबको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन मतलब एक ऐसा हार्मोन जो दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाता है, दूसरे हार्मोन पे एक्ट करता है, दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करता है, उसको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन को। किसको पढ़ रहे हैं बाबू? ग्रोथ हार्मोन। ध्यान से देखना, पहला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन में क्या है? स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन मसल सेल्स एंड मेनी मोर ऑर्गन्स, इलोंगेशन ऑफ बोन्स, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ मसल्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो बॉडी में जो भी ग्रोथ के पैटर्न्स हैं उनको कौन डिसाइड करता है? ग्रोथ हार्मोन। डिसऑर्डर क्या होगा अगर ग्रोथ हार्मोन, ध्यान से सुनना, एकदम क्वेश्चन है, सब लोग एकदम ईयरफोन लगा करके एकदम सुनो, एकदम भजन की तरह, जैसे परमानंद बाबा का भजन चल रहा हो, एकदम सुनो, एकदम सब एकदम क्वेश्चन है सब कुछ। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, क्या हो गया? कम, इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, बौनापन हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ। क्या बोलते हैं? स्टंटेड ग्रोथ रुक गई। क्या रुक गई? ग्रोथ रुक गई। दूसरा, अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ, अगर ज्यादा, याद रखना क्वेश्चन सीधे बनेगा कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH कितनी बीमारियां? 2, जायंटिज्म और एक्रोमेगाली। जायंटिज्म और एक्रोमेगाली दोनों में हम अंतर बता देते हैं, ध्यान से देखो। एक्रोमेगाली किसमें होगा? एडल्ट में क्या होगा? एक्रोमेगाली। चाइल्डहुड में क्या होगा? सबसे पहला चाइल्डहुड में जायंटिज्म, यानी कि 2 बीमारियां जो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से होती हैं। पहला क्या मैंने बताया? पहला बताया जायंटिज्म। दूसरा क्या? एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली बाबू एडल्ट में होगा, मिडिल एज में, और बाबू चाइल्डहुड में कौन होगा? जायंटिज्म। देख लेते हैं। एक्रोमेगाली में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट, फेस, स्पेशली लोअर जॉ। याद रखना, लोअर जॉ जल्दी से ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी के रेशियो से उसका रेशियो बहुत ज्यादा होता है। सीवियर डिसफिगरमेंट, पूरा बॉडी का फिगर खराब हो जाएगा, कोई हाथ बड़ा, किसी का पैर बड़ा। मे लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक। अगर पहले पता नहीं चला तो बाबू डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना? ठीक है। हार्ड लिखा है वहां पे, हार्ड इंसर्ट लेके बैठना, हार्ड टू रिकॉग्नाइज इन अर्ली स्टेजेस। शुरू के स्टेज में पता नहीं चलता है। ठीक है ना? ओके। और एक और इसका याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। ओके। दूसरा आता है जायंटिज्म। बाबू जायंटिज्म चाइल्डहुड में होता है, यानी कोई बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, लिम्स, हाइट, लॉन्गर, इम्बैलेंस बॉडी, ये सब ना बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो जायंटिज्म बोलेंगे। ठीक, इसमें कोई डेथ नहीं होता। दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन, एक एक करके देखो। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का है ना, मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाएगा और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा, लैक्टेशन करवाएगा। 2 काम हो गए प्रोलैक्टिन। कितने काम? 2 काम। एकदम ऐसे याद करो, 2 काम। प्रोलैक्टिन पहला बाबू मेमरी ग्लैंड को बढ़ावा देगा, बढ़ाएगा, और दूसरा मिल्क को बनवाएगा। ठीक है। तीसरा हार्मोन है ACTH। ACTH क्या करेगा? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करवाएगा और वहां से हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। चौथा है TSH। तो नाम से पता चल रहा है TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। ठीक है ना? तो TSH क्या है? स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। TSH क्या करेगा? रिलीज हो रहा है कहां से?
पिट्यूटरी ग्लैंड से और एक्ट कहां करेगा, थायराइड ग्लैंड पे, और क्या रिलीज करवाएगा वहां से, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, T3 T4 ये सब। चलिए नेक्स्ट आता है एफएसएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबू एफएसएच का मेल में क्या काम है, फीमेल में क्या काम है, इसके बारे में देखो। पहले देखो एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर एफएसएच, एफ फॉर फॉलिकल, तो एफ 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 याद रखना। एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। आपको पता है जब पीरियड आ जाता है तो जो भी ओवम है वो बाहर चला जाता है, तो नया ओवम बनाना है। नया ओवम बनाने के लिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल चाहिए। उससे पहले वो कहां से बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से। तो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, टर्सरी को मैच्योर बनाने के लिए जो हार्मोन जरूरी है वो है एफएसएच। तो एफ फॉर एफएसएच, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फॉलिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी से ग्राफियन। मेल की बात करें तो एफएसएच बाबू मेल में एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, किस पे, सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म जो स्पर्मेटिड है उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कराता है, ठीक है ना। मींस एफएसएच और एंड्रोजन ये मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग है। ये देखते हैं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एलएच की बात करें, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले ये नाम क्यों पड़ा, ध्यान से देखो बाबू। फीमेल में पढ़ लेते हैं एलएच, है ना, महिला पहले फर्स्ट। देखिए एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन, रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट ओवम, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान से देखो नाम क्यों है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि देखो बाबू जब आपका ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, रैप्चर होता है, तो ओवम निकलता है। अब जो बच गया ना उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ग्राफियन, उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसीलिए इसका नाम पड़ गया एलएच का। नाम क्यों पड़ा, ल्यूटियल फेज, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर सके। ये पहला काम हो गया, तो मेंटेनिंग कार्पस ल्यूटियम। दूसरा काम इसका क्या है, ये बाबू ओवुलेशन करवाता है। जब एलएच बहुत ज्यादा होगा तभी ओवुलेशन होगा, और कैसे होता है आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हार्मोन, ये 6 हार्मोन हो गए आपके, किसके, आपके पार्स डिस्टालिस के। अब देखिए पार्स इंटरमीडिया के एक हार्मोन है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ही बोलेंगे, बिकॉज पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों, ठीक है ना। अगर पूछ देता है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है क्या, कह देना हाँ। एमएसएच किस पे एक्ट करता है, मेलानोसाइट पे। मेलानोसाइट क्या है, ऐसे सेल जिसके पास क्या है, मिलानिन है। मिलानिन क्या करता है, ये आपके बॉडी में पिगमेंटेशन को मतलब मेंटेन करता है। मतलब कि अगर मिलानिन है, एमएसएच है, तो मतलब जैसे एमएसएच अगर ज्यादा एक्टिव है तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि सांवलापन। तो कोई सांवला है यानी कि एमएसएच ज्यादा ग्लिच हो रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि मेलाटोनिन जो निकलता है पीनियल से, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन करवाता है, गोरा करवाता है, ठीक है। आगे देखें, अब आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। बाबू न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें, इसका दूसरा मतलब नाम कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं पार्स नर्वोसा, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इससे 2 हार्मोन निकलेंगे, सबको पता है बाबू, एक है ऑक्साइटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। तो हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने पढ़ लिया एडेनोहाइपोफाइसिस, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसमें 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्साइटोसिन और वैसोप्रेसिन। इनके बारे में आप जान लीजिए कि जो ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों सिंथेसाइज कहां होते हैं, सिंथेसिस इनकी होती है कहां पे, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज होते हैं कहां पे, बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। याद रखना इसको। सबसे पहले ऑक्साइटोसिन स्टिमुलेट, बॉडी में जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल में, वहां वहां पहुंच जाता है कौन, ऑक्साइटोसिन, और कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करवाता है। एग्जांपल है फीमेल में जब बच्चा पैदा होता है, पार्चुलेशन होता है, उसके दौरान एक विगरस भयानक कंट्रैक्शन चाहिए, उसको करवाता कौन है, ऑक्साइटोसिन। नेक्स्ट, स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। अगर मेमरी ग्लैंड से दूध को बाहर निकलवाना है तो भी वहां कंट्रैक्शन होना पड़ेगा, और कंट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्साइटोसिन। ये 2 काम हो गया इसका। नेक्स्ट देखें, देखो एडीएच का काम क्या है, आप सबने पढ़ा है एक्सक्रीशन में। एडीएच, एक सेकेंड, देखिए एडीएच किस पे एक्ट करता है, किडनी पे, और स्टिमुलेट क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, जैसे क्या है एडीएच। ध्यान से देखिए, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है, बॉडी में क्या है, ब्लड में पानी की कमी है, तो एडीएच रिलीज होगा। और जब एडीएच रिलीज होगा तो आपके रेनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा, डीसीटी पे एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, और वहां से पानी को रीअब्जॉर्ब करवाएगा।
तो आपके ब्लड में फिर पानी की कमी जो थी वो मेंटेन हो जाएगी। लिखा है ना, देखो, मेनली एक्ट ऑन किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। डायूरेसिस यानी कि लॉस ऑफ वाटर जो यूरिन के थ्रू हो रहा था उसको कम करवा देगा। मींस प्रिवेंट डायूरेसिस, सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसलिए क्या कहते हैं इसको, कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, इसी जरा ऑन कर दीजिएगा अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसे वैसोप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबू ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, बीपी बढ़ा देता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करता है काम, इसलिए बीपी बढ़ा देता है। अगर एडीएच कम रिलीज हुआ तो क्या होगा? क्वेश्चन सब बनेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, अगर एडीएच कम सिक्रेट हुआ तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि एडीएच अगर ज्यादा था वाटर लॉस कम करता था, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, एक्सेसिव प्यास भी लगेगी और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी हो जाएगी। और ये सिम्टम जो है उसको हम कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो याद रखना, एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ मूव्स टुवर्ड क्या? पीनियल ग्लैंड। ध्यान से देखना, पीनियल ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारे फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में है। ठीक है ना, और क्या सिक्रेट करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। लेवल ऑफ मेलाटोनिन राइजेस ड्यूरिंग डार्कनेस एंड फास्ट ड्यूरिंग लाइट। कह रहा है मेलाटोनिन हार्मोन हमको क्या करवाता है? हमको रात में जगवाता है, सॉरी जल्दी सुला देता है रात में। मींस स्लीप वेक साइकिल को, कब उठना है कब जागना है, मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। तो कहते हैं कि जो आपका मेलाटोनिन है, रात जैसे अंधेरा होगा, जैसे अंधेरा होगा, अंधेरे में जाओ आपको नींद आने लगती है, क्योंकि अंधेरे में जाते ही मेलाटोनिन रिलीज होने लगता है, और लाइट में अगर आप उजाले में हो तो मेलाटोनिन नहीं रिलीज होता है। चलिए देखें क्या करवाएगा? हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, सबसे पहला और प्राइमरी काम तो यही है। रेगुलेशन ऑफ डायर्नल मतलब ऐसे, मतलब कि जो दिन और रात दोनों में जो काम हम करते हो आप सब, उसका रिदम का ध्यान रखें। सर्केडियम रिदम क्या होता है? फिजिकल मेंटल बिहेवियरल चेंजेस थ्रू आउट द 24 आवर्स कॉल्ड सर्केडियन रिदम। आपके बॉडी में जो ना दिन रात 24 घंटा जो फिजिकल मेंटल बिहेवियरल सब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को ये मेंटेन करता है, और इस चेंज को हम कहते हैं क्या? सर्केडियन रिदम कहते हैं। अब देखो मेलाटोनिन अगर बढ़ जाएगा तो अलर्टनेस घट जाता है, अलर्टनेस घटेगा तभी ना कॉन्शियसनेस घटेगा, तभी आप स्लीप सो सकते हैं रात में। और क्या क्या करता है? देखिए एनसीईआरटी कह रही है इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म में भी ये हस्तक्षेप करेगा। पिगमेंटेशन बताया मैंने कि आपका ये फेयर कंप्लेक्शन, गोरा बढ़ा रहा है, तो ये मेलाटोनिन रिलीज करवाओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी कब आएगा, इरेगुलर होगा रेगुलर, ये सब भी ध्यान नहीं रखेगा। डिफेंस कैपेबिलिटी यानी कि इम्यून सिस्टम से भी रिलेशन है इसका। क्या रिलेशन है नहीं जानना आपको। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। अब देखो थायराइड ग्लैंड जो है कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड होते हैं। ये कहां होते हैं? ट्रैकिया के दोनों साइड होते हैं। और कितने लोब होते हैं? 2 लोब। याद रखना, एक ही थायराइड ग्लैंड है लेकिन लोब कितने हैं? 2 लोब। और ये जो लोब है ना पीछे से चिपके होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिव फ्लैप, जिसको बोलते हैं इस्थमस, यानी कि 2 लोब हैं, दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। चलिए अब देखिए फॉलिकल्स की बात करें, मतलब कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 2 तरह के टिश्यू से बने होते हैं। एक होता है फॉलिकल्स और एक होता है स्ट्रोमल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? फॉलिकुलर टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकल सेल से बने होते हैं जो 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ध्यान से देखना, पहला है टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसे हम T4 बोलते हैं या थायरोक्सिन बोलते हैं, और दूसरा है ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो 2 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से डायरेक्टली निकलते हैं, एक टेट्राआयोडोथायरोनिन और एक होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। अभी हम देखेंगे एक और हार्मोन है जो उसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, वो भी रिलीज होता है यहीं से। चलिए कह रहा है आयोडीन इज एसेंशियल। आपने देखा कि टेट्राआयोडो ट्राईआयोडो सब में आयोडीन है, तो थायराइड हार्मोन को रिलीज होने के लिए आपको आयोडीन आपकी बॉडी में होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए T4 इज कंपैरेटिवली सीक्रेटेड मोर देन T3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोर एक्टिव कौन होता है? T3। बस इतना याद रखो, एक्टिव कौन होता है? T3। फंक्शन देखते हैं। फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। इसको रेगुलेट करता है। रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन एट रेस्ट। BMR क्या है? देखिए आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उस दौरान बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, उन रिएक्शन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आप बैठे बैठे आप एनर्जी का लॉस, कैलोरी लॉस कर रहे हो। इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को बोलते हैं BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं इसको।
तो अगर मान लो एक पर्सन है बहुत ज्यादा बैठे बैठे लॉस कर रहा है तो उसके दूल्हा पतला रहता है। यानी कि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है तो आप दुबले पतले रहेंगे, लो है तो आप थोड़े मोटे ताजे मेरे रहोगे। अब देखो, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो फैट के मेटाबॉलिज्म को तुड़वाना, उसको बनाना, दोनों काम करवाता है ये। तीसरा है क्या है? स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी को प्रोड्यूस करवाता है, एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। चौथा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करवाता है चौथा। तो याद रखना इतने सारे फंक्शन है इसके। हाइपोसिक्रेशन ऑफ, अब देखते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। कब कैसे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या हो जाएगी बाबू, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ध्यान से देखना, और अगर प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसके यूट्रस में पल रहे बच्चे को क्रेटेनिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है? क्रेटेनिज्म। और उस बच्चे का मेंटल क्या होगा स्थिति, रिटार्डेशन एकदम कम होगी, आईक्यू लो होगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, और डीफ म्यूडिज्म, यानी कि डीफ मतलब बहरा, म्यूडिज्म मतलब गूंगा बहरा बच्चा पैदा होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी महिला को आयोडीन की कमी हुई तो जो बच्चा पल रहा है उसको हो जाएगा क्रेटेनिज्म। क्या हो जाएगा? क्रेटेनिज्म। यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्रेटेनिज्म। अगर कोई एडल्ट वुमेन है जो प्रेग्नेंट नहीं है और उसको अगर बाबू हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, उसके अंदर थायराइड की कमी हो जाए तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। क्या होगा? इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा आपको? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आल्सो एनलार्जमेंट। इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं ग्वाइटर। हम देखेंगे अभी एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर होता है जहां वहां पे भी आपका जो है ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। लेकिन आप पहले यहां पे नॉर्मल ग्वाइटर की बात करें, जस्ट ग्वाइटर कहेंगे, तो अगर आपके पास आयोडीन की कमी है तो थायराइड हार्मोन नहीं निकलेंगे। इस केस को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और उस दौरान आपके यहां पे स्वेल कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। चलिए देखते हैं आगे। हाइपरथायरॉयडिज्म, बाबू हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हुआ? ड्यू टू कैंसर। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, उसके सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे, ड्यू टू नोड्यूल डेवलपमेंट ऑफ थायराइड, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्स बन गए, बड़े बड़े सेल के गुच्छे बन गए, तो अगर सेल ज्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा, और एबनॉर्मली इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर, उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होगा आपको? एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर होगा। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर से क्या क्या चीजें होंगी? पहली बात तो इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट ग्रेव्स नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की थी। पहली बात क्या होगा इसमें? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाएगा। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, आंखें बाहर निकल आएंगी। बीएमआर बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया है। वेट लॉस भी बढ़ जाएगा, अगर बीएमआर बढ़ गया तो वेट लॉस भी बढ़ गया। और इसको हम कहते हैं ग्रेव्स। बाबू अगर बीएमआर बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो सारा कैलोरी लॉस हो रहा है, तो आप पतले हो जाओगे, तो वेट लॉस बढ़ जाएगा, वेट कम हो जाएगा। कुछ और बातें यहाँ पे। तीसरा हार्मोन जो है, मैंने कहा था ना कि थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या कहते हैं? या तो थायरो या तो सिर्फ हम बोल देते हैं कैल्सिटोनिन बोल देते हैं। तो क्या करता है ये आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, और बेसिकली कहें तो कैल्शियम को कम करता है ब्लड में, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और कहां ले जाता है? बोन में, तो बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। थायराइड के बाद जो हमारे पास हार्मोन है इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या बोलते हैं बाबू? पैराथायरॉयड हार्मोन। ध्यान से देखो, मैं बस बोल के समझाते हुए चला जा रहा हूं, ठीक है? अभी मैंने 4 क्लास ली है, ये नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा थका हुआ हूं, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी नहीं आ पा रही होगी मे बी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो ग्लैंड होता है, ये इसके पास कितने ग्लैंड हैं? 4। हमारी बॉडी में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है। मैंने कहा था 2 लोब होते हैं आपके, किसके पास? 2 लोब होते हैं आपके पास थायराइड के। तो इसमें 2 होगा पैरा, इसमें होगा 2 पैरा, ठीक है ना? 4 parathyroid gland situated on the back side of thyroid gland, 1 pair each in each lobe of thyroid, ठीक है? सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, क्या सिक्रीट करेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसका काम क्या होगा? बस आपके बॉडी में, ध्यान समझेंगे, पीटीएच हार्मोन क्या होगा? पीटीएच हार्मोन क्या करता है? आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है।
थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता था, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल घटाता था। थायरोकैल्सिटोनिन क्या, पीटीएच क्या करेगा, आपके पीटीएच क्या करेगा, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बातें हैं। थायरोकैल्स टीसीटी कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, वो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल घटाएगा और पैराथॉर्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। चलो, तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पे कुछ बातें। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा पीटीएच के द्वारा, तो पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय, अच्छा ठीक है, कैसे बढ़ाता है ये कह रहा है, ये कह रहा है कि कैल्शियम लेवल ब्लड में पीटीएच कैसे कैसे बढ़ाता है। तो कह रहा है, देखो ध्यान से, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, कैल्शियम। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल से करेगा पहला। दूसरा, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, फूड से कैल्शियम को खूब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। और तीसरा, जब पीटीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑप्टिमम से भी ज्यादा, उस केस में होगा डीमिनरलाइजेशन और रीसॉर्प्शन और डिसोसिएशन ऑफ बोन्स, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम भर भर के होता है। तो अगर आपको ब्लड में क्या करना है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बोन में पूरा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम भरा होता है, तो बोन से आप खींच के ले आएंगे, ठीक है ना। ऐसा कब होगा, जब पीटीएच नॉर्मल से ज्यादा रिलीज हो रहा है तब, नहीं तो कहां से आएगा, फूड से आएगा, और कहां से आएगा, रीनल ट्यूब्यूल से सिक्रीट होगा, मतलब कि वहां से रीअब्जॉर्ब होगा। चलिए, वही कह रहा है, अगर व्हेन पीटीएच मोर देन ऑप्टिमम, अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिमिनरेशन होगा, बोन में पोर्स हो जाएंगे, क्योंकि बोन से ज्यादा कैल्शियम खींच लेगा, और इस केस को हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। बोन बिकम ब्रिटल एंड वीक, ठीक है ना, याद रखना। और अगर पीटीएच कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम कम, इसको बोलते हैं टिटेनी। क्या बोलते हैं, टिटेनी। नेक्स्ट जो आपका है वो है थाइमस। थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है हार्मोन थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन, याद रखना, थाइमस। लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, लोकेटेड ऑन वेंट्रल, हार्ट के वेंट्रल साइड में, एंड द आयोटा, बिटवीन लंग्स, याद रखो, बिटवीन लंग्स, ओके। लोबुलर, लोब्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, सिक्रेट करेगा हार्मोन थाइमोसिन। और थाइमोसिन के बारे में याद रखना, बचपन में ये एकदम मैच्योर रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ौती तक जाती है, तो छोटा छोटा होते खत्म हो जाता है, तो याद रखना। और थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का सीधा रोल है इसका, थाइमोसिन का। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो बाबू, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड होती है और एक होती है ह्यूमोरल। समझते हैं, दोनों को समझते हैं। लिखा इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को बढ़ाएगा, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि जो सेल्स को खा जाते हैं ना, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एक सेल दूसरे सेल को खा जाए, उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी बात, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी द्वारा आती है ब्लड में मिल करके, उसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो दोनों इम्यूनिटी को ये प्रमोट करता है, चाहे सेल मीडिएटेड हो चाहे ह्यूमोरल हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। ओल्ड एज में थाइमस डिजेनरेट कर जाता है, थाइमोसिन कम हो जाता है, इसीलिए ओल्ड जो होते हैं उनको ज्यादा बीमारियां पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कम होता है। नेक्स्ट जो आपका है एड्रिनल ग्लैंड, क्या है बाबू, एड्रिनल ग्लैंड, सबसे पहले बात तो किडनी के दोनों ऊपर होता है, यानी कि एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी वन पेयर होगा, क्योंकि किडनी भी वन पेयर होती है। एड्रिनल दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स बहुत बड़ा वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये ध्यान से, अगर हम ऐसे देखें तो ये पूरा है आप कॉर्टेक्स, ये बीच में जो है ना, ये है मेडुला। क्या है ये, एड्रिनल मेडुला है, ध्यान से देखेंगे, एड्रिनल मेडुला है, ठीक। अब देखिए, जो कॉर्टेक्स इसके तीन पार्ट हैं, बाहर वाला 1 2 3, बाहर वाले को बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाले को बोलेंगे जोना फैसिकुलेटा, और अंदर वाले को बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस। इसको हम याद करवाए थे जीएफआर, है ना, जीएफआर, बाहर से अंदर जीएफआर, जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, जेड और फिर एफ फॉर फैसिकुलेटा एंड आर फॉर रेटिकुलरिस। चलिए समझते हैं, तीन पार्ट होते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है ना, इसको ग्रुप को बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। इसमें दो आते हैं, एड्रिनल और नॉर एड्रिनल। देखो कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, ऐसा जिसमें क्या हो OH2 ग्रुप, ऐसा बेंजीन जिसमें OH डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम बोलते हैं कैटेकॉल्स, और उसमें अमाइन जोड़ दो, कैटेकोलामाइन हो गया। तो इतना ही ध्यान देना है, आप याद रखो कि एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनल हार्मोन, ये दोनों को मिला के कैटेकोलामाइन कहते हैं, और ये दो मात्र हार्मोन है जो कहां से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं।
लिखा है कैटेकोलामाइंस आर बायोलॉजिकली एक्टिव कॉल्ड बायोजेनिक एमाइंस, रट लो इसको ऐसे ही। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, पहला बड़ा वाला, सबसे बाहर वाला। बाबू जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलता है उस ग्रुप ऑफ हार्मोन कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और उसमें से मेन है एल्डोस्टेरोन। कौन है बाबू? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब मिनरल्स, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिनरल, इनका ध्यान रखता है, इनका खास ख्याल रखता है। इसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट रीनल ट्यूब्यूल्स, किस पे एक्ट करता है? रीनल ट्यूब्यूल से, और वहां से क्या ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाएगा? सोडियम एंड वाटर। मतलब ब्लड में जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पे पानी को एब्जॉर्ब करवाता है और सोडियम को एब्जॉर्ब करवाता है, और फॉस्फेट आयन, ध्यान समझना, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन को बाहर फेंकवाता है। तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है बाबू। जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, ठीक है ना। हमने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 लेयर हैं, मैंने ऊपर बताया GFR तीनों, G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलेटा एंड R फॉर रेटिकुलरिस। तो पहला हमने पढ़ा भी फेसिकुलेटा, जो हार्मोन निकालता है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसे बोलते हैं क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और उसमें से जो सबसे मेन है वो है हमारी बॉडी, जो पढ़ना है एनसीईआरटी में, वो है कौन? एल्डोस्टेरोन। उसका काम क्या है? हमारी बीपी को, मतलब अगर घट गया तो उसको नॉर्मल करना वापस, यानी कि मेंटेन करना इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को। और कैसे करता है? सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा के रीनल ट्यूब्यूल से, और क्या क्या उसमें डाल देता है? फॉस्फेट आयन और पोटेशियम आयन, ठीक है। जोना फेसिकुलेटा बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाला लेयर है। ये जो हार्मोन रिलीज करता है ना, इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि ग्लूकोज से रिलेटेड है। और इसमें मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, और एक लाइफ सेविंग हार्मोन है। क्यों? अभी देखते हैं। पहला फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल का, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया। बॉडी में, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाने का काम होता है क्या? किसका? कॉर्टिसोल का। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन ये भी है, ग्लूकागॉन है, ये भी है, और एक और है एड्रेनलिन, अभी देखेंगे हम। 3 है ऐसे। अब देखिए होता क्या है, लाइपोलिसिस करवाएगा, प्रोटियोलिसिस करवाएगा। अगर हम बात करें तो कुल मिला कह सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि लिपिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा, प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट को, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़वाना है, कैसे बढ़वाएगा ये, ठीक है। और देखो क्या होगा, ध्यान देखना। दूसरा काम क्या है? इनहिबिट सेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखो बाबू, अगर देखो ब्लड है ये, अगर ब्लड में अमीनो एसिड है तो ब्लड में प्रोटीन रहेगा, अगर प्रोटीन रहेगा तो फिर ग्लूकोज में चेंज करवाएगा, बोलो यस। तो ब्लड में अमीनो एसिड बना रहे, इसीलिए जो सेल होता है उसको लेने नहीं देता, कहता है ब्लड में रहने दो, अमीनो एसिड को लो मत। तो ये इनहिबिट, रोक देता है सेलुलर अपटेक, सेल को लेने से रोक देता है अमीनो एसिड को, यानी कि सेल से कहता है तुम अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, यूटिलाइज नहीं करोगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि अमीनो एसिड से ही बनेगा क्या? प्रोटीन। तीसरा क्या है फंक्शन? प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। क्या? एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, यानी इन्फ्लेमेशन, यानी हमारी बॉडी में जहां जहां इन्फ्लेमेशन है उसको जाकर के सही कर देता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको एंटी इंफ्लेमेटरी कर देता है। तीसरा हो गया। चौथा है इम्यून सप्रेशर इन ट्रांसप्लांटेशन। जैसे मान लो कि हमें, अगर मान लो मेरा अगर एक किडनी खराब है तो हम दूसरी किडनी अपने आप डाल रहे हैं, अब दूसरी किडनी हमारे बॉडी में डाली जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो मान लेते हैं अगर दूसरे की किडनी हमारे में डाली जा रही है तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, कहेगी नहीं नहीं डालना है, उसको ये लगेगा कि बाहर का सेल है उसको मार दो, मार देगी। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को दबा के रखेंगे, तो उसको सप्रेस करके रखने के लिए कौन हार्मोन काम करता है? कॉर्टिसोल। इन्वॉल्व इन मेंटेन, अच्छा यहां कहा गया इम्यून सप्रेशन। तीसरा है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है, 5वां, ठीक है ना, और किडनी को भी मेंटेन करता है, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। इतना काम है अच्छा इसका। अभी हमने देखा था इसके पहले जो थायराइड हार्मोन था, है ना, कौन था? आरबीसी प्रोडक्शन करवाता था, थायरोक्सिन शायद ना, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए जोना रेटिकुलरिस, वो जोना रेटिकुलरिस, इसको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सो कॉर्टिकॉइड्स। तो याद रखना, इसको क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये हार्मोन जो रिलीज करता है एकदम एंड्रोजेनिक होता है, जैसे फीमेल में जो एस्ट्रोजन का काम होता है और मेल में जो
जो टेस्टोस्टेरोन काम होता है ये वाला हार्मोन रिलीज करता है। और एंड्रोजन इन मेल्स, एस्ट्रोजन इन फीमेल, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा बाबू। प्रमोट ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर का मतलब क्या है, बॉडी के एक्सिस पे जो हेयर होते हैं एक्सिस पे, उसको ग्रोथ करवाएगा। प्यूबिक हेयर, है ना, प्यूबिक एक्सिस पे जो हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर मतलब जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उसमें जो हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर, है ना, इन सबका ग्रोथ करवाता है। अब एड्रिनल मेडुला, सबको पता है कि एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलेंगे, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और इन दोनों को बाबू मिला के बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। ठीक है, दीज हार्मोन्स आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। तो अगर आपको बॉडी में कोई भी डर रहा है, आप जब डरते हो बहुत ज्यादा, या फिर आपको बहुत एनर्जी की जरूरत है, या फिर अचानक से कुत्ता आपको दौड़ा लिया, जैसे आप सामान लेने जा रहे थे बचपन में, चीनी लेने, कुत्ता दौड़ा लिया तो खूब जनवा देख भागते थे, तो उस समय बाबू, उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, या तो एड्रेनलिन या तो नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। याद रखना इसको। फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, देखे बाबू याद रखो। एस हम कहते हैं ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। किसको करता है एक्टिवेट, सिंपैथेटिक। देखो एस से सिंपैथेटिक होता है, एस से सांप होता है। याद रखो सांप, आप सांप देखोगे तो क्या हाल होगा आपका, एकदम हालत खराब है एकदम। आपको पता है सांप आपके सामने फंड खा के बड़ा ऐसे बैठा हुआ है, आप भी खड़े हो, आपको पता है जैसे आप हिलोगे डुलोगे तुरंत वो काट लेगा, आप भी रुके हो वो भी रुका हुआ है। उस केस में बाबू अब आपका पूरा एकदम बॉडी एकदम आपके एकदम दिमाग आपके बारे में सोच रहा है इस बंदे को किसी तरह से सांप से बचाना है, तो आप क्या करेगा वो, सबसे पहला काम बाबू वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपकी बॉडी में भयंकर ग्लूकोनियोजेनेसिस, भयंकर ग्लूकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी वो सब काम करवा देगा जिससे कि आपके ब्लड में खूब ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए। और अगर उस समय कोई ग्लूकोमीटर लेके चेक करे बहुत ज्यादा, उस समय आपको एकदम डायबिटीज रहेगा कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको भागना है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो याद रखना आपको बहुत ज्यादा उस समय एनर्जी की जरूरत है, आपने सांप देखा है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, उस केस में आपकी बॉडी सिर्फ ये देख रही है कि इस बंदे को बचाना है, और आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे। सबसे पहला क्या होगा, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। क्या बोलते हैं, पाइलो इरेक्शन। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, यानी कि हम कहेंगे प्यूपिलरी डायलेशन। क्या हो जाएगा, प्यूपिलरी डायलेशन। और आपकी सांसें एकदम ऊपर नीचे तेज चलेंगी, कहेंगे हम ब्रीथिंग रेट बढ़ गया, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, एकदम धक 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 चलेगा, और बाबू आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। सब कुछ बढ़ा हुआ है एकदम, सब कुछ एकदम, दिमाग आपका एकदम खराब हो चुका है, आप भागने के लिए तैयार हो, एनर्जी एकदम बॉडी में एकदम तैयार है, लेकिन एक चीज घट जाएगी, आपका डाइजेशन से संबंधित सारे सिक्रेशंस लो हो जाएंगे, क्योंकि आप उस समय बाबू कुछ खाओगे नहीं। आप बॉडी को पता है कि आप उस समय खाने की नहीं सोच रहे हो, भागने की सोच रहे हो, तो आपका सेलेवरी जो सलाइवा का सिक्रेशन है, आपका कोई भी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन, या तो आपका जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, सब एकदम ब्लॉक हो जाएगा, और सारा ध्यान किस पे रहेगा, भागने के लिए। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या लिखा है, एलर्टनेस बढ़ जाएगा, पाइलो इरेक्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रक्शन बढ़ जाएगा, हार्ट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, फैल जाएगी आंखें, स्वेटिंग, पसीना से भीग जाओगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन टूट जाएगा, ग्लूकोज में ब्लड में बढ़ाना है, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी ज्यादा चाहिए, रेस्पिरेशन जल्दी हो रहा है, सलाइवा घट जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट घट जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब आपका जो गट्स होता है, जो आपका पूरा आपका क्या है, फूड पाइप वगैरह, उसमें जो है जो मूवमेंट होता है, जैसे खाना सरक सके, वो सब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें खाना नहीं खा रहे हो, आपकी हालत खराब है। चलो अब देखो हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन, देखिए ध्यान से, हम बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आपके बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गए, क्या हो गए, बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो गए, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, एक्यूट वीकनेस आ जाएगा, फैटिक, इसको हम बोलते हैं एडिशंस डिजीज। तो अगर आपको कह दिया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर हार्मोन कम हो गया सिक्रेशन, तो हम कौन सी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, एडिशंस डिजीज। ठीक है, एक होता है बाबू यहाँ पे कशिंग सिंड्रोम है, एंजाइटी है नहीं, बस ऐसे पढ़ लेना। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर बायोजेनिक एमाइंस, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड, मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। अब आता है पैंक्रियाज, ध्यान से देखो पैंक्रियाज बाबू कैसा है, ये कैसा है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है,
तो पैंक्रियाज, आपको पता है कि हमारा जो ड्यूडेनम होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, उसके बीचों बीच ये प्रेजेंट होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये हेट्रोक्राइन है, ना तो एंडोक्राइन ना तो एक्सो, मतलब दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर है। तो देखेंगे प्रेजेंट इन लूप ऑफ ड्यूडेनम, हेट्रोक्राइन मिक्स कहो, कंपोजिट कहो, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का दोनों का मिक्सचर होता है। एक्सोक्राइन पार्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है 98 से 99%, और एंडोक्राइन होता है 1 से 2%, एनसीईआरटी का डेटा है। देखिए जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें जो सेल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ एसिनी, और वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, और वो उनका काम होता है डाइजेशन का। लेकिन इस चैप्टर में हमसे मतलब एंडोक्राइन से है। इसके एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 से 2 मिलियन, है ना, 1 से 2 मिलियन बस होते हैं, और ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स। क्या सिक्रेट करते हैं, देखिए ध्यान से, जो इनके सेल्स हैं एंडोक्राइन, उनको हम बोलते हैं आइसोलेट या इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, तो पैंक्रियाज के दो पार्ट, एक्सोक्राइन वाला पार्ट है जिसको सेल्स ऑफ एसिनी कहते हैं, और एक क्या है, एक है बाबू एंडोक्राइन पार्ट जिसको हम कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास 4 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, पीपी। गामा और गामा नहीं है, डेल्टा है। डेल्टा और पीपी नहीं पढ़ना हमको, बस अल्फा बीटा पढ़ना है। अल्फा सेल रिलीज करता है बाबू हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। ध्यान से देखना, अब हम दोनों का फैक्टर पढ़ेंगे। ग्लूकागॉन हार्मोन को कहते हैं बाबू हाइपरग्लाइसेमिक, ये हमारी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है, इसलिए नाम है ग्लूकागॉन। सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, ब्लड में शुगर बढ़ा देता है। एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल पे एक्ट करेगा, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस। आपको पता है हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होते हैं। तो लिवर में हमारे ये एक्ट करेगा, लिवर सेल पे एक्ट करेगा, हिपेटोसाइट पे एक्ट करेगा, और ग्लाइकोजन से कहेगा सुनो समय आ गया है ग्लूकोज में बदलो, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराएगा, यानी कि कहीं से भी ग्लूकोज बढ़वाना है। रेड्यूस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्लड में ही ग्लूकोज को रहने देगा, सेल से कहेगा रुको तुम मत लो इसको, ग्लूकोज हम बढ़े रहने दो ब्लड में, मजा आ रहा है हमको। दूसरा आता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक। तो बस इंसुलिन हार्मोन की अगर हम बात करें, क्लास 10 वाला भी पढ़ लो, थोड़ा सा लिखा हुआ है। एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का 51 अमीनो एसिड से बना होता है। कितना अमीनो एसिड, क्योंकि बाबू इंसुलिन प्रोटीन है, तो 51 अमीनो एसिड से बना है। 2 चेन होते हैं, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होता है, और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होता है, और दोनों चेन आपस में जुड़े होते हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। चलिए हम 11th पे आते हैं। फंक्शन क्या है, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इंसुलिन को कम कर देगा, आपके ब्लड में इंसुलिन को कम कर देगा। कौन, इंसुलिन। आपके ब्लड में ग्लूकोज को कम कर देगा, कौन, इंसुलिन। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट। आपने देखा कि ग्लूकागॉन सिर्फ हिपेटोसाइट पे एक्ट करता था, लेकिन नहीं, ये 2 पे एक्ट करेगा, एक हिपेटोसाइट एक एडिपोसाइट। क्योंकि हिपेटोसाइट में बाबू लिवर सेल में देखो क्या करेगा, ये एक्ट करेगा हिपेटोसाइट पे, और एक्ट करेगा एडिपोसाइट पे। कहेगा सुनिए ना, जो शुगर है ब्लड में प्लीज उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, कुछ बना के रख लीजिए, बहुत ज्यादा मर जाएगा इंसान, डायबिटीज हो जाएगा इसको। तो याद करना है, लिखा है इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट या लिवर सेल्स एंड एडिपोज सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड इनहेंसेज सेलुलर, यानी कि सेलुलर का ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देगा, जबकि ग्लूकागॉन कम कर देता था। ठीक है ना, याद रखना। देखो ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज है, उसको किस सेल में ले जा रहा है, सेल्स में, हिपेटोसाइट में और आपको एडिपोज टिश्यू में। इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है, यानी ग्लाइकोजन बनवाएगा, यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देगा क्योंकि इससे ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लाइकोज यानी कि जो ऐसे प्रोसेस जिससे ग्लूकोज बढ़ जाएंगे ब्लड में, उसको सबको रुकवा देगा। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज ब्लड मेंटेन्ड बाय इंसुलिन। तो ग्लूकोज का जो लेन देन है उसको 2 लोग मेंटेन करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ध्यान देखना, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। देखो अगर इंसुलिन कम रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और बहुत देर तक हाइपरग्लाइसीमिया है बाबू तो लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। याद रखना, इंसुलिन कम तो डायबिटीज मेलाइटस, एडीएच कम तो डायबिटीज इंसिपिडस। सिम्टम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस के 2 सिम्टम है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज यूरिन में बढ़ गया, कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बढ़ गए। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन थेरेपी से सही हो रहते हैं जब तक इंसुलिन दिया जाएगा तब तक। अब आता है गोनैड्स। बाबू गोनैड्स, पहला टेस्टिस,
डिटेल स्टडी करेंगे हम कहा, यहाँ पे हम यहाँ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। बाबू देखो, टेस्टिस में होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है और बाहर होते हैं लेडिक सेल। तो याद रखना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाता है और जो लेडिक सेल है ना, इसी से मतलब है हमको, लेडिक सेल यही एंड्रोजन रिलीज करता है, जिसको मेन एंड्रोजन हमारे बॉडी में है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फंक्शन क्या है? एंड्रोजन सोज एनाबॉलिक सिंथेसिस इफेक्ट, यानी कि देखो बाबू इसका मतलब क्या है, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। लिखा है एनसीईआरटी ने, टेस्टोस्टेरोन सोज या एंड्रोजन सोज एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब कि सिंथेसिस इफेक्ट, यानी कि एनाबॉलिज्म, बनाना कुछ, क्योंकि आपको सेकेंडरी ग्रोथ करवाना है ना। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है, इसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ कराना, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा? नई नई चीजें बनेंगी, और जब नई नई चीजें बनेंगी बाबू तो उसी को बोलेंगे ना एनाबॉलिक इफेक्ट। एंड्रोजन रेगुलेट डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, से मतलब नहीं है अभी आपको। चलिए, एंड्रोजन तो ओवरऑल फंक्शन क्या है एंड्रोजन का, ये देख लेते हैं। स्टिमुलेट या स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस कर देगा आपको, आपकी पिच को लो कर देगा, लाउडनेस बढ़ा देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करवाएगा। एंड्रोजन एक्ट ऑन सीएनएस, हमारे ब्रेन पे भी एक्ट करेगा और इंफ्लुएंस करेगा कि आप महिलाओं को देख के अट्रैक्ट हो, और सेक्सुअल बिहेवियर आपका कंट्रोल करेगा, लिबिडो, सेक्स करने की इच्छा को कहते हैं लिबिडो। अब आता है ओवरी, क्या आता है? ओवरी। तो गोनैड्स, गोनैड्स में पहला हो गया, जो गोनैडोट्रोपिन को रिलीज करवाए गोनैड्स होते हैं, मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। देख लेते हैं। प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम, ओवरी क्या रिलीज करवाएगा? ओवम करेगा, ओवम। प्रोड्यूस टू स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन को रिलीज कराएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी बाबू दो पार्ट से बना होता है, दो पार्ट होते हैं ओवरी में अंदर से एनाटॉमिकली, एक फॉलिकल्स होता है और एक होता है स्टोमल टिश्यू। फॉलिकल्स जो होते हैं बाबू यही रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। और ये फॉलिकल जब बड़े हो जाते हैं ना, जब बड़े हो जाएंगे तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो बाबू ग्राफियन फॉलिकल जब टूटेगा, ओवम निकल गया, तो बाबू जब डिजेनरेट होगा तो हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और ये बाबू क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। फिर से देखो, ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स जब बड़े होंगे ना, तो जब बड़े होंगे तभी निकल के किनारे रह जाएगा। अब जब फाइनल एकदम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मैच्योर वाला, तो क्या होगा? तो अब जब वो टूट गया तो एंडा निकल गया, अब जो बचा हुआ पार्ट उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, और वो एक्ट करेगा किसकी तरह? एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और वहां से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। आपको दोनों का फंक्शन देखना है, देखो ध्यान से। एस्ट्रोजन कराता है सेकेंडरी ग्रोथ, सबसे पहली बात क्या करवाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। देखो, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा, और जब डेवलप होंगे तो निकलेगा भी वहां से। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए टेस्टोस्टेरोन, ऐसे फीमेल के लिए कौन? एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाबू एंडोमेट्रियम बढ़ेगा थिकनेस, तभी ना वहां पे इंप्लांटेशन होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? सपोर्ट प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी। एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, जो एल्वुलाई होते हैं बाबू किसके अंदर? मेमोरी एल्वुलाई जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जहां पे दूध बनता है और वहीं पे इकट्ठा रहता है, उसी को बोलते हैं, उसको ये डेवलप करवाएगा, और मिल्क को सिक्रीशन भी करवाएगा। याद रखना प्रोजेस्टेरॉन, ये मत सोचना मिल्क को सिक्रीट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन आएगा, ठीक है, आएगा इजेक्ट करवाने के लिए, लेकिन उसको मतलब निकलवाएगा, एल्वुलाई से बाहर को निकलवाएगा, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन। हार्ट की बात करें तो अब ह्यूमन हार्ट जो होता है, इसमें जो आर्ट्रियल, जो एट्रियम होते हैं, एट्रियम के वॉल, वहां से एक निकलता है हार्मोन जिसको बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ बाबू इसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। सबसे सब समझो, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है? नाइट्रियूरेटिक बना है एक टर्म जिसका नाम है नाइट्रियूरेसिस। क्या नाम है? नाइट्रियूरेसिस, मतलब एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम। क्या बोलो बोलो बोलो? एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम थ्रू वाटर, इसको बोलते हैं नाइट्रियूरेसिस। तो मान लो सोडियम लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो बाबू हमारा बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो एएनएफ यही करवाता है, बीपी को लो करवाता है, और दो तरीके से, एक तो ये करवा दिया, दूसरा वैसोडाइलेटर होता है। एएनएफ हमारे वेसल्स को फैला देता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। किडनी के हार्मोन देख लेते हैं बाबू। जेजी सेल, आपके पास किडनी में सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक होता है रेनिन, RENIN, और दूसरा होता है एरिथ्रोपोइटिन। बाबू रेनिन आपने देखा था किसमें हेल्प करता था? आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में, रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता था, जहां पे एंजियोटेंसिनोजेन किसमें कन्वर्ट होता था? एंजियोटेंसिन 1 में। याद आ रहा है?
दूसरा इसमें जेजी सेल रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करके आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब आता है जीआईटी, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें कौन से हार्मोन होंगे। सबसे पहला होता है गैस्ट्रिन, क्या होता है गैस्ट्रिन, दूसरा होता है सिक्रीटिन, तीसरा होता है कोलसिस्टोकाइनिन, और चौथा होता है रटने वाली चीजें हैं सब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। देखो ध्यान से, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, किस पे एक्ट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन, यानी कि ये हमारे पेट में यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि और एचसीएल सिक्रेट करो और पेप्सिनोजन सिक्रेट करो। सिक्रिटीन हमारे एक्सोक्राइन पार्ट, पैंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो डाइजेशन वाला कौन संभालता है, एक्सोक्राइन, तो सिक्रिटीन हमारे एक्सोक्राइन पार्ट पे जाके एक्ट करेगा और वहां से निकलवाएगा, क्या कहेगा, H2O सिक्रेट करो और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करो। कोलसिस्टोकाइनिन हमारा जो है गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करेगा और पैंक्रियाज पे भी, तो गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके बाइल जूस सिक्रेट करवाएगा और पैंक्रियाज पे एक्ट होकर पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करवाएगा। जीआईपी की बात करें तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है उसको और मोबिलिटी को भी कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा, कहेगा मत सिक्रेट करो। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकने वाला कौन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाने वाला कौन है, गैस्ट्रिन। देखो, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, कुछ ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करते हैं यहां जीआईटी से। अब आता है लास्ट बाबू, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये हार्मोन काम कैसे करते हैं। उससे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि ये जो हार्मोन्स है बाबू, ये हार्मोन्स का नेचर क्या है, व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस हार्मोन। सबसे पहले हम दिखा देते हैं, सेकंड पेज पे होगा ये, ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से, केमिकल बायोकेमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, ध्यान से देखेंगे तो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, हार्मोन प्रोटीनेशियस कौन से होते हैं, एक होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव जिसमें आता है थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ध्यान समझेंगे। थायरॉक्सिन में आपका आयोडोथर्मिन, चलो हटा दो इसको, एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आएगा आपका एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, कौन आएगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं जो कि निकलते कहां से है, एड्रेनल मेडुला से, याद रखना। तो ये भी प्रोटीनेशियस हुए क्योंकि अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, तो प्रोटीन वाला नेचर है इनका, वाटर में घुल सकते हैं। दूसरा होता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीनेशियस, ये भी। तो इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से, ग्लूकागॉन कहां से, पैंक्रियाज से, सारे पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पिट्यूटरी, ये सब पेप्टाइड या हम कहें प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन याद रखना, स्टेरॉइड में याद रखना जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे, है ना। तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रो, यहां पे एस्ट्रोजन भी हो गया, 4 हो गए, है ना। इसको एस्ट्राडायोल भी कहते हैं जो मैनमेड होता है ये। तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं जो फैट सॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, ठीक। इसमें एक और याद रखो जो नहीं पढ़े होंगे, इस में लिखा है आयोडोथायरोनिन, कौन, आयोडोथायरोनिन, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव ये भी होता है, सर्च कर लेना, लेकिन ये होता है एक एक्सेप्शन है, फैट सॉल्युबल, तो इसी में हम रख देते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ने। तो मैंने कहा कुछ हार्मोन प्रोटीन सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है प्रोटीन सॉल्युबल, जो प्रोटीनेशियस होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे, और जो थोड़ा सा नॉन प्रोटीनेशियस यानी कि लिपिड वाले होंगे, स्टेरॉइड, वो होंगे लिपिड सॉल्युबल। देखते हैं, देखो बाबू, हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। ये देखो, ये वाला टॉपिक सबको समझ में नहीं आता है ना, इसलिए सब लोग कुछ लोग स्किप करके यहीं पे सीधे आएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और धीरे पढ़ा देता हूं। देखिए ध्यान से, हार्मोन्स जो होते हैं उनको बाइंड करना होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से, तब जाके वो अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यू, टारगेट टिश्यू पे लोकेटेड होते हैं। अगर ये रिसेप्टर जो प्रोटीन का बना है ये सेल के बाहर अगर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर या सरफेस बाउंड रिसेप्टर। और अगर ये सेल, ये प्रोटीन जो है, रिसेप्टर जो है अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर हार्मोन को काम करना है तो रिसेप्टर से बाउंड करता है। वो रिसेप्टर दो तरह के हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं, बाहर होंगे तो सरफेस बाउंड रिसेप्टर कहेंगे, अंदर होंगे तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे। वही लिखा है, हार्मोन रिसेप्टर अगर सेल मेम्ब्रेन पे है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड टारगेट सेल है तो बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। हार्मोन और रिसेप्टर साथ मिलकर बनाता है HR कॉम्प्लेक्स, बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, मतलब हर एक रिसेप्टर, हर हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू। जब तक ये बनेगा नहीं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तब तक कुछ होगा नहीं। सबसे पहले मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं उन हार्मोन्स का
जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के नेचर के होते हैं। जैसे कौन कौन, जैसे मैंने बताया आपको प्रोटीनेशियस नेचर कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, है ना, और कौन से होते थे बताइए, बताइए जो अभी बताया हमने, पिट्यूटरी का हार्मोन, हाइपोथैलेमस का हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब प्रोटीनेशियस होते थे। ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और हमको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है, तो वाटर सॉल्युबल वाले अंदर घुस नहीं पाएंगे। तो ऐसे हार्मोन जो प्रोटीनेशियस हैं वो सब, यानी प्रोटीन हार्मोन जो हैं, आर वाटर सॉल्युबल, कैन नॉट इंटर इनटू सेल बट सेंड इट्स इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, यानी जो प्रोटीनेशियस हैं, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव नहीं, हाँ, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होंगे, और हम कह सकते हैं जो पेप्टाइड होंगे, प्रोटीन वाले होंगे, ये सब अंदर नहीं जा सकते, तो ऊपर ऊपर से काम चलाएंगे। ध्यान से देखें कैसे। ये आपका एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या है बाबू, एग्जांपल ये है कि एक ओवरी का सेल मेम्ब्रेन दिया है, ओवरी मेम्ब्रेन, है ना। आपको पता है ओवरी सेल मेम्ब्रेन जो एफएसएच हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, देखो मान ले एफएसएच हार्मोन है, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बाबू, क्योंकि ये किससे, पिट्यूटरी का है, पिट्यूटरी से प्रोटीनेशियस हार्मोन निकलते हैं, हमने देखा। तो ये प्रोटीन वाला हार्मोन है, तो वाटर सॉल्युबल होगा, फैट सॉल्युबल नहीं होगा, तो अंदर नहीं जा पाएगा, तो बाहर ही रह जाएगा। अब क्या हुआ, यानी कि इसके लिए रिसेप्टर कहां होंगे, सरफेस बाउंड रिसेप्टर होंगे। अब जैसे एफएसएच आएगा और एफएसएच यहां पे लग जाएगा, एफएसएच यहां पे जब लगेगा बाबू ध्यान से देखना, अगर एफएसएच यहां लगेगा, देखिए अगर एफएसएच यहां लगा, अगर एफएसएच यहां लगा, तो अब ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन लेके आया है कि ओवरी का ग्रोथ कराना है, लेकिन बाबू इसको यहां रोक दिया जाएगा, यहां पे बन जाएगा एचआर कॉम्प्लेक्स, यानी कि एचआर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, यहां से रिस्पॉन्स 1 जनरेट होगा। रिस्पॉन्स 1 जनरेट का मतलब क्या, कि यहां पे एक सेकेंडरी मैसेंजर पैदा होगा। कौन यहां पे बनेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। ये हो सकता है साइक्लिक एएमपी, एएमपी का मतलब होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, है ना, और यहां पे होता है कैल्शियम आयन, या तो होगा IP3, क्या होगा, या तो 3 केमिकल हो सकते हैं जिनको हम सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यूज कर सकते हैं, जो एफएसएच का जो मैसेज है वो लेकर जाएंगे अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए फिर से, ये बाबू प्रोटीनेशियस हार्मोन था एफएसएच, है ना, कोई भी प्रोटीनेशियस हार्मोन आएगा उसका यही हाल होगा। तो उसके लिए सरफेस पे रिसेप्टर्स होंगे, और रिसेप्टर क्या करेंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे, इनके मैसेज को लेंगे, और रिस्पॉन्स 1 जनरेट करते हुए ये बना देंगे क्या, एक नया सेकेंडरी मैसेंजर, कहेंगे तुम लेके जाओ। और ये हो सकता है साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इनोसिटॉल, है ना, इनोसिटॉल करके ऐसे कुछ होता है, इनोसिटॉल फॉस्फेट करके, IP3 का फुल फॉर्म होता है। तो आपको जानना है बस इतना कि 3 होते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, और जब ये मैसेज लेके जाएंगे सबसे पहले इसको इस प्रोसेस को बोलेंगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, यानी केमिकल चेंज हो रहा है, और तब जाके ओवरी में ग्रोथ होगा, इसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज। तो सबसे पहले क्या होगा, बायोकेमिकल चेंज, फिर होगा फिजियोलॉजिकल चेंज। ओके, फास्ट प्रोसेस होता है, इफेक्टिव फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, ये फास्ट प्रोसेस होगा क्योंकि सरफेस जो रिसेप्टर है वो बाहर ही है। ठीक है, याद रखना इसको। दूसरा, ऐसे हार्मोन्स बाबू, ऐसे हार्मोन्स जो स्टेरॉइडल है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, और बताया था आयोडोथायरोनिन, ये सब बाबू लिपिड सॉल्युबल है, तो अंदर क्रॉस कर जाएंगे। इनके लिए ऊपर नहीं रखना है, इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं अंदर होते हैं, और इंट्रासेलुलर होते हैं, उनको हम प्यार से कह सकते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हुआ क्या, हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है अंदर आया, एस्ट्रोजन काम क्या है बाबू, इसका काम क्या होता है कि आप जो भी है यूट्रस के सेल को, जो भी मतलब कि थिकनिंग को बढ़ाना। तो अब ये अब ऊपर नहीं रुकेगा, अंदर सीधा चला जाएगा, और अंदर बाबू यहाँ पे न्यूक्लियस के पास रिसेप्टर है, यहाँ पे एचआर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे सीधा डीएनए, जो जीनोम है, जो डीएनए है बाबू, ये पहले क्या बनाएगा, आरएनए, फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन, और इसको हम बोलेंगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल। अब तब जाके होगा फिजियोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो जीनोम सीधे चेंज कर रहा है, जीनोम में जाकर के हरकत करवा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये सब कौन से हार्मोन फॉलो करेंगे, जो स्टेरॉइडल हार्मोन होंगे, और साथ में एक और कौन सा, आयोडोथायरोनिन फॉलो करेगा इसको। ठीक है ना, तो ये मैकेनिज्म है, एकदम सिंपल सा, सब एकदम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन दिया गया है इससे, और एकदम मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद किसका वीडियो बनाना है ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।